आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 100 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है और ये सारा क्वेश्चन मिसलेनियस जीके है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस 100 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उगादि उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य का प्रमुख त्योहार है। उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कोलेरा यानी हैजा रोग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। हैजा रोग का आविष्कार कौन सा वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। क्रोमोसोम की जो फॉर्मेशन होता है किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? तो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सीआईए किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सीआईए संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है। फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में है। तो वन लाइनर फॉर्मेट जीके का क्या होता है मकसद? कि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को टच में रहना। तो इसको अगर किसी को आप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप गूगल कर लेना, लेकिन कम समय में अगर ज्यादा जीके आपको याद रखना है तो क्या वन लाइनर जीके फॉर्मेट ज्यादा बेहतर होगा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली द प्रिंस नामक पुस्तक भी मैकियावेली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल होते हैं, संसद का जो भी मेंबर होते हैं, उनका जो अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका भी कहा जाता है और राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन उन्हें नामी यानी नामात्र का कार्यपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका का सर्वसत्ता जो हाथ में है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। क्या? अमाजू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है? माउंट कोटोपैक्सी किस कंट्री में है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर कंट्री में। कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका जवाब हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो था वो किससे रिलेटेड था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली के नींव रखने किसने रखा था? जो भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली का नींव किसने रखा था? तो लॉर्ड मैकाले का जो 1835 में स्मरण पत्र आया था, उसी के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली का नींव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस जगह पर अक्षांशीय वार्षिक तापमांतर न्यूनतम यानी सबसे कम होता है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक जो डिफरेंस होता है हीट का, वो सबसे कम होता है। जैसे अपने शहरों में, अपने राज्यों में हमने देखा जाता है कि गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, ठंडा के दिन में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। लेकिन आप भूमध्य रेखा के जो आसपास के जो कंट्री है, जो जगह है, वहां पर बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। तो ये याद रखना है कि अक्षांशीय वार्षिक तापमांतर भूमध्य रेखा पर सबसे कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 22 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात 22 दिसंबर को बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वालामुखी से कौन सी गैस सबसे अधिक निकलती है? तो ज्वालामुखी से बहुत सारे गैसें निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात अगर बताया जाए तो जलवाष्प गैस सबसे ज्यादा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? किस कंट्री में स्थित है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया कंट्री में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत की ओर से सिराजुद्दौला नेतृत्व करता रहा था और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव किया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रासलीला, याओसंग, लाई चराई गोबा ये फेस्टिवल है। ये तीनों क्या है? फेस्टिवल है। तो ये किस राज्य का मुख्य फेस्टिवल है? तो मणिपुर का। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 20। लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? लोकायुक्त का स्थापना भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स ये वन लाइनर जीके है जो आपको कम समय में बहुत सारा जीके का रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बनाया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील कंट्री का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आगरा शहर का जो शहर है जहाँ ताजमहल सिचुएटेड है, तो दिल्ली सल्तनत का एक लोधी वंश था और लोधी वंश का एक नेता था सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर का स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने माप के लिए, जमीनी माप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 23। किस स्थान को गंगा पुत्र कहा जाता है? वह ऐसा कौन सा जगह है जहां उस स्थान को गंगा पुत्र कहा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा गंगा सागर। क्या? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा गंगा सागर। क्वेश्चन नंबर 24। किस गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है? किसी गर्म भट्टी से एक रेडिएशन बाहर निकलता है जिसे औरक यानी इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो गर्म भट्टी से औरक्त विकिरण बाहर निकलता है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूरा नाम क्या है? देखिए एक बैंकिंग का ये टर्म है एसएलआर। तो एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एसएलआर का पूरा नाम हमें याद रखना है, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबंधित था? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। क्या हो जाएगा आंसर? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगर आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त को समझना है तो आप गूगल कर लेंगे या किसी बुक का हेल्प ले लेंगे। अगर मैं सबको एक्सप्लानेशन देने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जिसका मकसद है वन लाइनर जीके के तौर पे ये सारे क्वेश्चन का सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 27। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने किया था? इसका जवाब हो जाएगा महाकश्यप। देखिए बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो 4 बौद्ध समिति हुआ। इसमें जो पहले का अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। भारतीय झंडा का डिजाइन, जो हमारे तिरंगा झंडा है, उसका एक डिजाइन करता कौन थे? तो पिंगली वेंकैया थे। पिंगली वेंकैया ने हमारे भारत का झंडा, तिरंगा झंडा को डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ? स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन भारत में 1949 में प्रथम बार किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। अगर आपको मुखिया, सरपंच या वार्ड का मेंबर के लिए चुनाव लड़ना है, एज ए कैंडिडेट आपको खड़ा होना है ग्राम पंचायत में, तो आपको 21 ईयर एज कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है, तो क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और इसमें पूछेगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या संवैधानिक प्रक्रिया है, या सांविधिक प्रक्रिया है। तो हमारा जवाब होना चाहिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। देखिए हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर हो, भारत में हर पोस्ट पर जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करेगा, नियम कानून को तोड़ेगा, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। वैसे ही ठीक राष्ट्रपति अगर
संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम के बरखिलाफ चल रहे हैं, तो उन्हें महाभियोग लगाकर उनको उससे कहेंगे पद से हटाया जा सकता है। निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने के लिए अदालती भाषा को कन्फिस्टिकेट कहा जाता है। कन्फिस्टिकेट का अगर मीनिंग समझेंगे तो होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना। देखिए, अगर कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है और आपके उस सड़क निर्माण के बीच में आपका जमीन आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जमीन देने की अनुमति नहीं देंगे सरकार को तो वहां सड़क का कार्य रुक जाएगा। नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो सरकार आपकी निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के तौर पे उपयोग कर सकता है। हाँ, लेकिन उसको मुआवजा यानी जो आपकी सरकारी कीमत है उसको सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? यानी भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किस युद्ध से शुरुआती देखा जाता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है और यहीं से मुस्लिम शासक यानी मुस्लिम राज्य का स्थापना होने लगा। बाह्य आक्रमण और भारत में बढ़ गया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की अनुशंसा की किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वैध मुद्रा क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा करेंसी नोट। वैध मुद्रा क्या है? करेंसी नोट। ऐसे ऑप्शन में आपको दे देगा वैध मुद्रा कौन सा है? करेंसी नोट है, चेक है, ड्राफ्ट है, तो आपको इसमें करेंसी नोट सेलेक्ट करना है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 39, डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ हो जाएगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, न्यायालय में प्लीडर किसे कहा जाता है? तो अधिवक्ता यानी वकील को कहा जाता है। न्यायालय में प्लीडर अधिवक्ता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, आम का खाने वाला भाग क्या है? तो मध्य फल भीति। आम का खाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भीति, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? देखिए, आपको भी कोई मंत्री पोस्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीना के अंदर या तो राज्यसभा या तो लोकसभा के एक मेंबर होना ही पड़ेगा। अगर आप 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाते हो तो आपको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे नेता को जो कि लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, फिर भी वो क्या होते हैं कि मंत्री बन जाते हैं। जब उनकी सरकार बन जाती है तो राज्यसभा में उनकी एक सदस्यता दे दी जाती है और वो मंत्री पद पर बरकरार रहते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के लिए घोषणा किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 44, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, PIL का पूरा नाम क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ देता है।
लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसमें लोलक की घड़ियां गर्मियों के दिनों में सुस्त हो जाती है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा अफ्रीका। देखिए, एशिया कंट्री तो बहुत बड़ा ही है बाकी कॉन्टिनेंट से। जो एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो आप एशिया कॉन्टिनेंट को टिक मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि अफ्रीका में छोटे छोटे कंट्री बहुत हैं। ब्लैक पर्वत किस देश में है? तो यूएसए में है। ब्लैक पर्वत यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 49, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। देखिए, दो परिघटना होता है, एक उपसौर और एक अपसौर। तो उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के निकट की परिघटना होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? उपसौर। और पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर होती है, 365 दिन में अगर सबसे ज्यादा दूरी पर जब होगी तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ग्रैंड बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 52, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। आइसोहाइट वो समान वर्षा वाला क्षेत्र है। जैसे भारत में किसी एक जगह पर उतना ही वर्षा होता है जहाँ कोई भारत के दूसरे जगह पर वर्षा होती है, तो इस स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। भारत में सुदूर माने सबसे दूर स्थित दक्षिण के इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट है। तो कहाँ स्थित है? ग्रेटर निकोबार यानी बड़ा निकोबार में प्रेजेंट है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को कब स्पष्ट किया गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973। तो केशवानंद भारतीवाद क्या है? देखिए, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि हाँ, आपको अगर जरूरत है समय के साथ आप संविधान में संशोधन तो किया जाएगा। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। लेकिन आप वैसा कोई संशोधन नहीं करेंगे जो कि संविधान के मूल ढांचे को विपरीत कार्य करता हो। भाई देव, अगर हम घर बनाते हैं, अगर हम पिलर के साथ छेड़खानी करेंगे, पिलर को तोड़फोड़ करेंगे, तो क्या होगा? पूरा घर गिर जाएगा। तो क्या होता है, आदमी छोटा मोटा कहीं मेंटेनेंस करता है। वैसे ही केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि आप संविधान के मूल ढांचे का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, यानी अनटचेबिलिटी। पहले जमाने में हमने देखा है, हमने अपने बुजुर्ग आदमियों से सुना था कि कैसे हमारे देश में व्यापक लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर छुआछूत की भावनाएं हमारे देश में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, किसी कैदी को न्यायालय के समय प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखिए, किसी भी कानून के कोई भी प्रशासन, कोई भी थाना, कोई भी पुलिस स्टेशन आपको गिरफ्तार तो कर सकता है, लेकिन आपको 24 घंटा के समक्ष कोर्ट में उसे पेश करना होगा। ये पुलिस स्टेशन को ये पावर नहीं है, थाना को ये पावर नहीं है कि आपको 10 दिन तक थाने में रख सकता है। आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी करना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? जो 14 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं उन्हें कारखाना में कार्य करने से रोकता है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध कार्य हो जाता है। जिस बच्चे का विकास तय होता है 14 वर्ष से नीचे, उसकी शिक्षा देकर और आप उससे कार्य कराएंगे कारखाना में, तो उसका भविष्य क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। उसका जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होगा वो भी नुकसान होगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 24 के तहत
कारखानों में बालकों का कार्य करना पर प्रतिबंधित है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद ने पारित किया था। पहले का लोग क्या करते थे, जो गरीब समाज से जुड़े हुए थे, जो गरीब दुबले कुचले लोग थे, उन्हें एक ऐसा मतलब गुलाम बनाकर रखा जाता था जमींदारों के द्वारा, बस उनको खाना देना और दिन भर कार्य कराना, मतलब एक गुलाम बनाकर रखा गया था, जिसको बंधुआ मजदूर के नाम से लोगों ने टर्म दिया था। तो इसका समाप्ति कब हुआ था? 1976 में। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के सरकारी बुक को येलो बुक कहा जाता है। गेट का तात्पर्य क्या है? तो इसका डायरेक्ट एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा नारंगी यानी ऑरेंज कलर का होता है। देखिए ब्लैक बॉक्स से आप ये मत सोच लेना कि इसका कलर भी ब्लैक होता हो। ज्यादातर बच्चों एग्जाम में क्या करते हैं? गलत टिक यानी ब्लैक पर ही टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी कलर का होता है। दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो पायस का है, याद रखिएगा, दूध पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 64 2,4-D है, क्या है? एक खरपतवार नाशी के लिए एक दवा है, एक कीटनाशक है 2,4-D। जैसे कि हमारे खेत में धान गेहूं या कोई अन्य सब्जियां रोपे हैं, अगर उस खेतों में अगर कोई मतलब हमारे अननेसेसरी कोई खरपतवार छोटे छोटे पौधे अगर उग जाएं जो कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, और हमारे सॉइल को क्या करेंगे? उसकी फर्टिलिटी को खत्म करेंगे। हमारे जो खाद्य सामग्री डाला जाता है खेत में, उसको भी वो कंज्यूम करेंगे, जिसे उसे नाश करने के लिए, उस खरपतवार को नाश करने के लिए 2,4-D नामक एक खरपतवारसी औषधि का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सौर ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है सौर ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज से होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन्स है जो कि औरतों में पाया जाता है और मर्दों में क्या पाया जाता है? टेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन्स है। ऑप्शन में दे देगा एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन्स है, प्रोटीन है, या ग्लैंड्स है, इस टाइप का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एक हार्मोन्स है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इंडोथर्मिक ग्लैंड्स और एक्सोथर्मिक ग्लैंड, दोनों टाइप की उसमें एक्टिविटी देखने को मिलती है? तो पैनक्रियाज, जो अग्नाशय है पैनक्रियाज, वो दोनों है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावती ग्रंथि दोनों है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ पौधा के संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ पौधा के संरक्षण से। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक का कौन स्मरण करता थे? तो अल-बरूनी थे। इन्होंने इसमें भारतीय समाज और भारतीय शासकों के बारे में लिखा था, भारतीय ग्रंथों के बारे में जिक्र किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोहरत-ए-आम। सोहरत-ए-आम को मुगल काल में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सोहरत-ए-आम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74 प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रबंध करवाया था? तो बलबन ने ही नवरोज फेस्टिवल को प्रारंभ किया था। और सिजदा और पैबोस दो प्रथा किसने चालू किया था? तो बलबन ने ही किया था। रक्त और लौह नीति किसने शुरुआत किया था? तो बलबन ने ही किया था। 40 गुलामों का जो एक चालीसा था
चिहालगलानी, उसको भी कौन समाप्त किया था? तो बलबन ने किया था। और 40 गुलामों का जो किसने ये बनाया था चिहालगलानी का, वो कौन सा शासक था? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब। सॉरी, यहाँ पर बलबन हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिएगा, औरंगजेब, जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था, वो औरंगजेब ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 76, औरंगजेब के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक था जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने इस बुक में जिक्र किया था कि कैसे भारत का पूरा धन संपदा, भारत का कैसे रिसोर्स यूरोपीय कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि इस बुक में जिक्र किया गया था। और भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ये पारसी धर्म से संबंधित थे। 40 गुलामों के दल को किसने खत्म किया? तो बलबन ने किया था। और 40 गुलामों के दल को किसने स्टार्ट किया था? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 40 गुलामों के दल को खत्म करने वाला बलबन था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग करेगा? तो देखिए, अनुच्छेद 350 क के तहत हर राज्य को यह बताया जाता है कि आप अपने बच्चे को जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो अपने मातृभाषा में दें, ताकि उसे समझने में आसानी मिल सके। अगर आप छोटे बच्चे को अगर आप अंग्रेजी का शिक्षा देने लगेंगे या कोई अन्य भाषाओं का शिक्षा देने लगेंगे तो वो समझ पाएगा नहीं। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 350 क के तहत हर राज्य के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई? वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो इसमें 4 ग्रह आ जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। याद रखिएगा इन चारों को। क्वेश्चन नंबर 80, किन ग्रहों का सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संख्या दी गई? तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, भारत में मॉनसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? जो भारत का मॉनसून है उसका वर्णन करने वाला भारत का अरब विद्वान कौन था? पहला अरब विद्वान कौन था? सॉरी, अल मसूदी। क्या आंसर होगा? अल मसूदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। सिनी-ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिनी-ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 83, राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? जो राजमुंदरी है उसमें एक केंद्रीय शोध संस्थान है, तो बताइए कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ओंगे जनजाति जो प्राय विलुप्त होते जा रही है वो भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत के अंडमान द्वीप में ओंगे जनजाति निवास करती है, जो कि अभी विलुप्त की कगार पे है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? जो ब्यूनस आयर्स है वो किस कंट्री की राजधानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड अर्जेंटीना। याद रखिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनेट रेखा 2 देशों के बीच क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 87, जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास किस किस को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो देखिए दर्रा का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब 2 पहाड़ या 2 पर्वत के बीच में कुछ डिस्टेंस पर विखंडन हो जाता है, कुछ गैप आ जाता है, तो उसका हम लोग किस पर्पस से यूज करते हैं? एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी यातायात के साधन के दृष्टिकोण से हम उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े सड़क या पुल का निर्माण करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक उसी तरह जो जोजिला पास है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 88, संविधान के किस संशोधन द्वारा
यानी कि संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 को, यानी 12वां संविधान संशोधन 1962 को गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया। मैं हर क्वेश्चन का आंसर 2 बार रिपीट कर रहा हूं, या क्वेश्चन हो या आंसर हो, ताकि आपको ज्यादा याद रहे। अराबिका और रोबस्टा, अराबिका और रोबस्टा किसकी 2 प्रमुख स्पीसीज है? तो इसका जवाब हो जाएगा कॉफी की। कॉफी की 2 प्रजाति है, अराबिका एंड रोबस्टा। याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली चलती है? जो नोटों का सर्कुलेशन के लिए एक मेथड को एडॉप्ट किया गया है, तो वो मेथड कौन सी है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली के माध्यम से नोटों का सर्कुलेशन हमारे मार्केट या हमारे भारत के अंदर किसी भी राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 91, वेलिंगटन, प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नौकायान, नौका दौड़, जो नौका का भी एक गेम होता है जिससे एक रिलेटेड ट्रॉफी है, उस ट्रॉफी का नाम है वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायान, नौकायान। बाजार का प्रस्तुतकर्ता यानी प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी से, नहीं सॉरी, जेबी से होता है। जेबी से बाजार का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेबी से। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। भारत में अनवरत योजना यानी कौन सा योजना? अनवरत योजना की योजना कब बनाई गई थी? 1978 से लेकर 1980 के बीच में, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। अनवरत योजना की प्रथम शुरुआत कब हुई थी? 1978 से 1980 के बीच में। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकृष्णा। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो राजकृष्णा ने दिया था। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किसे पचाने में हेल्पफुल होता है? तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट के कंडीशन में हेल्पफुल होता है। क्रायोलाइट एक क्या है? ओर है। ओर है तो जितना भी मेटल होता है हम लोग ओर से तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह क्रायोलाइट एक ओर है जिससे कि हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम का ओर क्या है? क्रायोडाइट। कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर का एक टेक्निकल टर्म है एरर को, अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग। क्या कहा जाता है? बग। याद रखिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा कमल और रोटी। कमल और रोटी क्या था? 1857 का स्वतंत्रता का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 99, मैटूर बांध किस नदी पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा कावेरी नदी पे। मैटूर बांध कावेरी नदी पे है। और हमारा इस सीरीज का, इस वीडियो का पहला और अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बताइए इसका जवाब क्या? तो देवनाम प्रिय को यानी देवों का प्यारा, देवनाम प्रिय का मतलब क्या होता है? देवों का प्यारा यानी देवताओं को प्यारा किसे कहा जाता था? किस शासक को? तो अशोक को कहा जाता था। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा मिसलेनियस वन लाइनर जीके कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद,